Hello students, this is the video of chapter Our Environment. This is one short video. We will cover all the topics of this chapter in this video. So first we will start with the definition of ecosystem. What ecosystem is? Ecosystem is self-sustaining unit which is composed of biotic and abiotic factors. एक ऐसी यूनिट जो खुद में ही लाइफ सस्टेन करवाती है और जिसमें एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं. तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ life which has biotic and abiotic factor, biotic and abiotic factors in it. ठीक है, तो बायोसिस्टम की डेफिनेशन हो गई इकोसिस्टम की. देन आ जाता है आपका examples of ecosystem. Examples, there are so many examples like pond, river, mountain, lake, desert, aquarium, etc. etc. Now classification ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम को इजी समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए इकोसिस्टम को हमने दो टाइप्स में, मेजर दो टाइप्स में डिवाइड किया है. इकोसिस्टम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आपका कितने हैं? दो. फर्स्ट वन इज नेचुरल इकोसिस्टम एंड मैन मेड इकोसिस्टम. मैन मेड आप बोल सकते हो या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नेचुरल सिस्टम विच एग्जिस्ट देमसेल्व्स एंड मैन मेड विच आर मेड बाय मैन. ठीक है, तो नेचुरल इकोसिस्टम में भी आपका टू टाइप्स आ जाता है. फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, देन एक्वाटिक इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल वर्ड होता है लैंड, इसका मतलब होता है लैंड, और एक्वाटिक का मतलब होता है वाटर. ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल्स बता सकते हैं. जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपका आ गया फॉरेस्ट, माउंटेन, डेजर्ट, ये सारे आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ जाते हैं. लैंड पे है और नेचुरल है. कोई जाके फॉरेस्ट में पेड़ नहीं लगाता, वहाँ पे बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं. हम एक इकोसिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे अभी. एक्वाटिक इकोसिस्टम में आपका आ गया रिवर, पॉन्ड, लेक, ओशियन. These are the example of natural aquatic ecosystem. Then comes the man-made ecosystem, which is further divided into terrestrial and aquatic. Again terrestrial में आपका आ जाता है first one garden, then crop field, और एक्वाटिक में आ जाता है आपका एक्वेरियम. ठीक है, तो हम स्टडी करते हैं इसको. गार्डन को एज एन एग्जाम्पल लेके चलते हैं. गार्डन आपने इसमें सब देखा है. पहले मैं इसके कंपोनेंट्स बताऊंगी, देन वी विल डिस्कस दिस. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? कंपोनेंट्स का मतलब होता है उसके क्या क्या पार्ट्स है या किन किन चीज़ों से मिलकर आपका इकोसिस्टम बनता है. तो आप इसको फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे. बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग,
लिविंग कंपोनेंट जो लिविंग पार्ट आते हैं इकोसिस्टम में। दूसरा हो गया आपका एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में आपका आ गया नॉन लिविंग। तो बायोटिक कंपोनेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर्स, देन आ जाता है कंज्यूमर्स, फिर आ जाता है आपका डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स में आपके आ जाते हैं जितने भी सारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, सनलाइट की जो रेडिएंट एनर्जी है उसको यूज़ करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो सारे प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सनलाइट को यूज़ करते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और वो आपका फूड प्रिपेयर करते हैं। कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, दे आर कंज्यूमर्स। दे आर फर्दर ऑफ 3 टाइप्स: herbivore, second carnivore, third one parasite। ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डिकम्पोजर्स में आपके आ जाते हैं फंजाई, प्रोटोजोन्स एंड सम बैक्टीरिया। एबायोटिक या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं इकोसिस्टम में, वो होते हैं सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट। तो दीज आर सम एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेके इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम का मतलब है क्या क्या पार्ट्स होते हैं इकोसिस्टम में। उसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस के या कंडीशंस के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उससे लाइफ सस्टेन होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की 3 कैटेगरी है, या तो वो प्रोड्यूसर्स होंगे, एक तो प्रोड्यूसर्स होंगे जो कि अपना खाना बनाएंगे, या फिर दे फिक्स द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन द बाय सम केमिकल्स। उसके बाद कंज्यूमर्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होंगे, और लास्ट वन है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जब कोई प्रोड्यूसर या कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो उसको या किसी दे कन्वर्ट ऑल द सब्सटेंसेस इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच गेट इनटू द सॉइल। उनको डिग्रेड कर देना, उन सब्सटेंसेस को, उसके अंदर जो प्रोटीन है मॉलिक्यूल्स है उनको तोड़ के सॉइल के अंदर कन्वर्ट कर देना, डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल लेके हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ गार्डन। गार्डन मैंने आपको बताया क्या है, आपका गार्डन इज अ मैन मेड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो गार्डन के अंदर आप देखो, गार्डन के अंदर प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर इंसेक्ट्स होते हैं, ये आपके बायोटिक कंपोनेंट्स है, प्लांट है, इंसेक्ट्स है। इसके अलावा सॉइल होता है, वहाँ पे सॉइल, वाटर रिक्वायर होता है, वाटर प्लांट्स की इरिगेशन के लिए। सनलाइट इज ऑल्सो देयर। इंसेक्ट्स के अलावा वहाँ पे आपके इंसेक्ट, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो देयर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्लाइज एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो दिस इंटरैक्ट विद दिस थिंग्स। ये जो लिविंग कंपोनेंट है ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरैक्ट करके लाइफ सस्टेन करता है। जैसे आप देखो प्लांट्स हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, उन्होंने सनलाइट को एब्जॉर्व करा, फोटोसिंथेसिस करा, खाना बनाया। कुछ इंसेक्ट्स डायरेक्टली फीड कर रहे हैं उस पर, या कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे कैटल है, सब कुछ है वो उस पर फीड कर रही है। ठीक है, और ये प्लांट अपना खाना बना रहे हैं, तो दे आर यूजिंग वाटर, दे आर यूजिंग सनलाइट, सॉइल, एंड फाइनली डिकम्पोजर्स आर ऑल्सो देयर। डिकम्पोजर्स जो होते हैं
जब भी कोई प्लांट है या किसी इंसेक्ट की डेथ हो जाती है तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है, जो आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, उसको वो सॉइल में डिग्रेड कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ गार्डन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आ जाता है आफ्टर द कंपोनेंट्स इन दिस, नेक्स्ट टॉपिक इज वी हैव टू डिस्कस द एक्वेरियम इन डिटेल। एक्वेरियम आप सबको पता है क्या होता है। इसमें घर के अंदर या कहीं पे भी ऑफिसेज वगैरह में आपने देखा होगा, एक ग्लास का बॉक्स होता है, उसके अंदर वाटर होता है, फिशेस वगैरह हम रखते हैं एंड इट लुक वेरी ब्यूटीफुल। तो एक्वेरियम क्या होता है, आपका वाटर के अंदर फिशेस रखी जाती है, लेकिन ये मैन मेड होता है। तो वहाँ पे आप देखते हो वहाँ पे कोई नेचुरल कोई प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म नहीं होते। तो जो आपके हमने यहाँ पे क्या है, वाटर एंड फिश है, वाटर है, फिश है। तो फिश आपकी क्या है, इट्स अ कंज्यूमर, ये कंज्यूमर है। तो इसको अपना खाना कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे नेचुरली प्लांट्स कुछ भी नहीं है, जैसे आपके नेचुरल पॉन्ड में, रिवर में होते हैं। तो इसको जो हम फूड देंगे आपके, हम बाहर से सप्लाई करेंगे, विल सप्लाई। ठीक है, अब बाय चांस कुछ डेड डिकेइंग मटेरियल है जिसपे आपका डिकम्पोजर्स फीड करके इसको क्लीन कर देते हैं, यहाँ पे तो डिकम्पोजर्स नहीं है। तो दैट इज वाई cleaning of aquarium is required in proper interval of time। तो थोड़े थोड़े समय के बाद एक्वेरियम की क्लीनिंग भी ज़रूरी होती है। इसके अलावा वहाँ पे ऑक्सीजन के लिए भी दूसरे प्लांट्स वगैरह नहीं है, तो दे हैव टू सप्लाई द ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड। दीज थ्री सोर्सेज आर सप्लाइड फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज इट्स अ मैन मेड इकोसिस्टम, इट इज़ नॉट नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम्स में प्रोड्यूसर्स होते हैं, हमारे पास प्रोड्यूसर्स नहीं है, तो इसलिए हमें खाना बाहर से सप्लाई करना पड़ रहा है। नेचुरल इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स होते हैं, तो अगर कुछ भी डिब्रीज है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, उसको क्लीन करने के लिए हमें वो मैनुअली क्लीन करना पड़ रहा है। उसके अलावा जो गैसेस की रिक्वायरमेंट है वो भी आपके प्लांट्स नहीं है, तो दे आर नॉट एबल टू रिलीज ऑक्सीजन, तो दैट इज ऑल्सो सप्लाइड फ्रॉम outside। So this is an ecosystem, natural man-made ecosystem example। Next topic is food chain। Next is फूड चेन। जैसे अभी हमने यहाँ पे इकोसिस्टम में देखा, हमने ये देखा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सारा खाना बना रहे हैं और उस पर दूसरे ऑर्गेनिज्म डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका फूड चेन में खाना जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, मेनली प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आपके कौन से आते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स and some bacteria why this green plant and bacteria come in the category of producers, because green plants have chlorophyll in them। उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी प्रेजेंस में वो सनलाइट को यूज करके, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस को यूज करके फूड प्रिपेयर करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर ऐसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट्स होते हैं, वो कुछ केमिकल्स को यूज़ करके या लाइट को यूज़ करके, बैक्टीरिया भी दो तरीके के होते हैं, जो लाइट को यूज़ करके खाना बनाते हैं, दे आर फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और कुछ ऐसे होते हैं जो केमिकल्स को यूज़ करके खाना बनाते हैं, दे आर कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जब खाना बना देते हैं तो उसके बाद आपको पता है इस पर डिपेंड करेगा कोई और ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोलेंगे कंज्यूमर। मेनली जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं कंज्यूमर्स, वो होते हैं आपके हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स आपको पता है जो प्लांट्स को या प्लांट पार्ट्स को ईट करते हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर्स के बाद आ जाते हैं आपके कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, आप इसको प्राइमरी कंज्यूमर लिख सकते हो। देन कम्स secondary consumer, they can be carnivores।
कार्निवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हर्ब्स को, प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। तो हर्बीवोर जो प्लांट को खाते हैं, कार्निवोर जो प्लांट ईटर एनिमल्स के फ्लैश पे डिपेंड उन्हें खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है, जो इन पे फीड करते हैं। एंड देन डिकम्पोजर्स, आई विल राइट डिकम्पोजर्स हियर। जो डेड डिकेइंग मेथड पे फीड करके उसको ईट करते हैं, दे आर डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स विल ईट दिस ऑल्सो, दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो, ठीक है। तो फूड चेन क्या होता है, अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। जैसे कि आपके प्लांट्स हैं, दे आर प्रोड्यूसर्स, प्लांट पे कौन फीड कर रहा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, डियर विच इज हार्बिवोर, डियर को कौन खा रहा है, लॉयन विच इज कार्निवोर, और लॉयन को कौन खा रहा है, आप इसमें ह्यूमन लिख सकते हो। After the death of lions, there are so many other big animals और human feed on them, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं आपके डिकम्पोजर्स, उसको हम बाद में कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक रिप्रेजेंटेशन बना दिया जिसमें एक ऑर्गेनिज्म पे दूसरा ऑर्गेनिज्म डिपेंड है फॉर आवर फूड रिक्वायरमेंट। अपना खाना जो डियर है प्लांट से ले रहा है और लॉयन डियर से ले रहा है, ह्यूमन लॉयन से ले रहा है। तो इट्स अ सीरीज इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, इट्स टर्म्ड एज फूड चेन। तो सिंप्लीफाइड वे में हम इसको क्या कहते हैं, फूड चेन। तो फूड चेन को आप कैसे डिफाइन करोगे, इट्स एन ऑर्डरली सीरीज इन विच वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स न्यूट्रिशन। यहाँ पे आप देख सकते हो जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए डिपेंड कर रहा है, उसको हम बोलते हैं फूड चेन, ठीक है। इन नेचर फूड चेन डज नॉट एग्जिस्ट, नेचर में फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती है, ओनली फूड वेब एग्जिस्ट, फूड वेब आपके एग्जिस्ट करते हैं। फूड वेब को हम थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे, पहले हम इसी को देखते हैं। तो आपको हमने देखा कि सबसे ऊपर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है प्लांट्स, उसके बाद आ जाते हैं आपके डियर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। तो हर एक जो इसमें लेवल है, हर एक स्टेप जो है फूड चेन में उसको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल। जहाँ पे भी आप ये वर्ड देखते हो ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड, ठीक है। तो जो फूड की लेवल है उसको ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। जैसे अब इसको मैं डिफाइन करूँ तो प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स है इसमें फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, किसमें, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, ठीक है। उसके बाद डियर जो आ जाता है उसका लेवल कौन सा है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। लॉयन कहाँ पे आ जाता है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। देन ह्यूमन लास्ट और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। So what is trophic level? Each step in food chain is termed as trophic level, ठीक है। तो अब आपको पता है जब एक डियर प्लांट को खाएगा तो ऑब्वियसली एनर्जी ट्रांसफर होगी, वो एनर्जी के लिए उसको खा रहा है। डियर को जब लॉयन खाएगा एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर ऐसे नहीं होती कि कितनी भी हो गई, उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक अमाउंट होता है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है। उसको आप देखो, इसको भी यहीं रहने देते हैं, एक मिनट, इसको हम प्रोड्यूसर्स को यहीं रहने देते हैं। इस डायग्राम को देखोगे, ये जो प्रोड्यूसर्स है ऑल ग्रीन प्लांट्स। आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं अपना जो खाना बनाते हैं वो कहाँ से बनाते हैं, सनलाइट को यूज करके बनाते हैं। तो ध्यान रख लेना, सनलाइट के अंदर जितनी एनर्जी है सिर्फ उसकी 1% एनर्जी को 1% एनर्जी प्रोड्यूसर्स ट्रैक कर पाते हैं। तो 1% एनर्जी ऑफ सनलाइट विल पास टू द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आ गए। उसके बाद हर एक कॉन्स्टिट्यूटिव स्टेज पे सिर्फ 10% एनर्जी आगे पास होती है, 10% एनर्जी पास ऑन होती है। अभी एक्सप्लेन करते हैं कैसे। जैसे प्लांट्स के पास आपकी जो एनर्जी है, आपको फर्स्ट स्टेप ये समझ में आ गया, उनकी 1% एनर्जी सनलाइट से पास ऑन होती है प्रोड्यूसर्स में। फिर हर एक स्टेप से पे सिर्फ 10% एनर्जी आगे पास ऑन होती है। देखो कैसे,
अब प्रोड्यूसर्स ने खाना बनाया, दे हैव 100% एनर्जी, ठीक है। उस 100% एनर्जी में से जो 90% एनर्जी है वो एनवायरनमेंट में लूज हो जाती है, एनवायरनमेंट में लूज हो जाती है। कैसे? क्योंकि आपके जब प्रोड्यूसर्स रेस्पिरेशन करेंगे, फूड को डाइजेस्ट करेंगे, अपना रिप्रोड्यूस करेंगे, ग्रोथ करेंगे, तो वो सारी 90% एनर्जी उसकी लूज हो जाएगी। सिर्फ 10% एनर्जी उसके अंदर रहेगी इन द फॉर्म ऑफ बायोमास, ठीक है। दोबारा समझो इसको, जो आपकी 100% एनर्जी आई है कहीं से, उसने एब्जॉर्व करी है, तो उसकी 90% एनर्जी है, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी लॉसेस, या फिर उसको हम बोलेंगे एनवायरमेंट लॉसेस। कहाँ चली जाती है वो? जब आपका प्लांट है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले वो डाइजेशन करेगा या आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करेगा, उसमें कुछ एनर्जी लूज होगी। उसके अलावा वो आपके जो लाइफ प्रोसेसेस है उनको परफॉर्म करेगा, उसमें एनर्जी यूज होगी। बाकी जो ग्रोथ करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, उसमें सारी एनर्जी यूज होगी। उसके पास सिर्फ 10% एनर्जी जो बचेगी 100 में से, वो उसकी बॉडी में एज अ बायोमास एक्यूमुलेट हो जाएगी, और वही 10% एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे पास होगी, वही 10% एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे पास होगी। सेम अब 10% एनर्जी कंज्यूमर्स में आ गई, उसके लिए तो वो 100% है, तो उसका 90% उस खाने को डाइजेस्ट करने में चला जाएगा, ग्रोथ में चला जाएगा, रिप्रोड्यूस करने में चला जाएगा, और सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे पास होगी। तो इस लॉ को हम बोलते हैं 10% लॉ। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। According to this law only 10% of energy pass on to next trophic level in food chain, and rest 90% is lost in environment for life processes, growth and reproduction activity. ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1% एनर्जी प्रोड्यूसर्स लेते हैं सनलाइट से, उसके बाद जब ये फूड चेन स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट करते हैं, कभी भी हम फूड चेन सनलाइट से स्टार्ट नहीं करते। तो जब प्रोड्यूसर्स के बाद हर एक ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में होती है, प्रोड्यूसर्स में होती है। इसको आप प्राइमरी शेप में भी ऐसे बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो किसके अंदर है? प्रोड्यूसर्स के अंदर है, ठीक है। उसके बाद उससे कम एनर्जी है फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर, आप इसको बोल सकते हो। जितनी एनर्जी है उसी हिसाब से बॉक्स छोटे हो गए। फिर हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर। अब यहाँ पे जो हमने फूड चेन बनाई है उसमें हमने सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल बनाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई फूड चेन हैज ओनली 3 और 4 ट्रॉफिक लेवल। जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं वो 3 से 4 ही होते हैं। ऐसा इसीलिए आप इसको देख के समझ गए होंगे कि जो प्रोड्यूसर्स में जो एनर्जी है हर एक ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी आगे पास ऑन हो रही है। तो थर्ड या ट्रॉफिक लेवल तक, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल तक आते आते उसमें जो एनर्जी बचती है ऑर्गेनिज्म में वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है। आप इसको एग्जाम्पल में से भी समझ सकते हो। अगर प्लांट्स के पास 100 जूल एनर्जी है, उसका 10% देयर में गई, तो ऐसे 10% देयर में कितना गया? सिर्फ
10 जूल। लॉयन के पास कितना आया, 10 का भी आप हाफ कर दोगे तो बचेगा 1 जूल। ठीक है, इसमें आया 0.1 जूल। तो यहाँ पे जो एनर्जी का अमाउंट है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया है, इसीलिए फूड चेन में से 3 से 4 स्टेप्स हमारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था फूड वेब। व्हाट इज फूड वेब? अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये प्लांट्स है, मैंने यहाँ पे सिंपल दिखा दिया कि डियर प्लांट पे फीड कर रहा है, लेकिन आपको पता है इंसेक्ट्स हैं वो भी प्लांट पे डायरेक्ट फीड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी डायरेक्टली प्लांट पे फीड करेंगे। बर्ड है वो भी प्लांट पे डायरेक्टली फीड करेगी। इसी तरीके से अगर मैं डियर की बात करूँ, लॉयन भी डियर को खाएगा। इसके अलावा दूसरे एनिमल्स हैं, एलिफेंट है, ठीक है, अदर बिग एनिमल्स आर देयर, ह्यूमन बीइंग कैन डायरेक्टली फीड ऑन डियर। तो हर एक आप ये देखोगे कि एक ट्रॉफिक लेवल में जो ऑर्गेनिज्म हम ले रहे हैं उस पर सिंगल दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं फीड कर रहा है, उस पर 2 or more other organism will feed on that organism. So that is why simple arrangement of nutrition division does not exist in nature. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नेचर में फूड चेन होती ही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम से लाइन से हम खड़े हो गए कि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा खाए दूसरे को तीसरा खाए, नहीं, एक ऑर्गेनिज्म से 2 या more than 2 organism depend on one organism for its requirement. That is why only food chain exist, sorry food web exist. What is food web? food web को आप डिफाइन करोगे interlinked complex arrangement of food chains इंटरलिंकिंग एंड लिंकिंग आ जाएगा, लिंकिंग एंड कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ फूड चेन्स इज नोन एज फूड वेब, इज नोन एज फूड वेब। ठीक है, तो फूड वेब क्या है? फूड वेब बहुत सारी फूड चेन्स की लिंकिंग है, एक पूरा का पूरा नेटवर्क है। इट्स अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन, आप ऐसे बोल सकते हो, नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब, और इंटरलिंकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। ठीक है, फूड वेब के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है बायोमैग्निफिकेशन का। बायोमैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी हम इसे कहते हैं, सिंपली बायोमैग्निफिकेशन भी कहते हैं। बायो वर्ड स्टैंड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ बढ़नी। तो अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमारे क्रॉप्स हैं, ठीक है, क्रॉप फील्ड है, क्रॉप में इंसेक्ट्स हो जाते हैं, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। पेस्टिसाइड्स क्या है? केमिकल्स हैं। ये ऐसे केमिकल्स हैं, केमिकल्स किस तरीके के हैं? ना तो ये एब्जॉर्ब होते हैं किसी भी बॉडी में, नॉट एब्जॉर्ब, ना ये बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं, ना ये डाइजेस्ट होते हैं। ठीक है, ना तो ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं कहीं पे, ना एक्सक्रीट हो रहे हैं, ना ये एसिमिलेट हो रहे हैं। तो क्या होगा? ये एक्यूमुलेट ही रहेंगे। These chemicals are not absorbed, not excrete और not assimilate in the body. ठीक है, तो these are pesticides. अब पेस्टिसाइड है, ये वाटर बॉडी में चले गए, क्योंकि हम ये पेस्टिसाइड जब डालते हैं तो ये वाटर बॉडी में चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी वाटर बॉडी में, यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन क्या हुआ? ना तो ये बॉडी में एब्जॉर्ब हुए, एक्सक्रीट हुए, एसिमिलेट हुए। अब एक और बात, एक क्वेश्चन ये भी आता है, जो पेस्टिसाइड्स हैं वो क्रॉप में जाते हैं, क्रॉप में डालते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे केमिकल्स हैं, ना तो ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ना एक्सक्रीट हो रहे हैं, ना एसिमिलेट हो रहे हैं। अब क्रॉप में आपकी वेजिटेबल्स हैं, आप वेजिटेबल्स खा रहे हो, फ्रूट्स हैं,
ठीक है, फ्रूट्स हैं या दूसरे भी प्रोडक्ट हैं, उनके अंदर भी पेस्टिसाइड्स होंगे। ये पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी के अंदर आएंगे और ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि टॉक्सिक हैं। दीज केमिकल्स आर टॉक्सिक विच कैन नॉट बी these chemicals are toxic, they cannot be absorbed in the body, they cannot excrete in the body, assimilate in the body। तो हम जो खाना खा रहे हैं उनमें भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? एक्यूमुलेट। वेजिटेबल फ्रूट्स में है या वाटर बॉडी में आ गए, वाटर बॉडी से ही किस में आ सकते हैं? एक्वाटिक एनिमल्स में। एक्वाटिक एनिमल्स जैसे कि फिश, ठीक है, तो ये हमारे फूड आइटम्स में भी जा रहे हैं, फिश में भी आ रहे हैं, कोई डायरेक्टली मीट खा रहा है, ठीक है, कोई आपका वेजिटेबल्स खा रहा है। अब ये जो केमिकल्स है दे विल एक्यूमुलेट एट ईच ट्रॉफिक लेवल। जैसे पेस्टिसाइड वाटर बॉडी में गई, फिश ने खाया, फिश को बिग फिश ने, एंड लाइक दिस। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? बायोमैग्निफिकेशन की डेफिनेशन है, व्हेन टॉक्सिक केमिकल्स enters in a food chain and start accumulating at each successive level of food chain, they cause harmful effect in higher trophic levels these chemicals cannot be absorbed, assimilate का मतलब इस्तेमाल होना, assimilate, और excrete from body, so their accumulation in food chain is called, their increase in food chain is termed as, is called biomagnification। मैग्निफिकेशन का मतलब ही होता है कोई चीज़ बढ़ना। तो ये ऐसे केमिकल्स हैं, अगर ये फूड चेन में एंटर कर जाते हैं तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे इनका जो लेवल है, इनका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि ना तो ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाते हैं, ना यूज हो पाते हैं, ना बॉडी से एक्सक्रीट हो पाते हैं। तो इस प्रोसेस को, उनका एक्यूमुलेशन होना, के प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इसीलिए क्वेश्चन ये भी बनता है कि वाई द वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एंड इवन meat cause damage to the body, because they contain pesticides and these pesticides accumulate in the human body which shows harmful effect in the body. Next topic is ozone. What ozone is? Ozone is a sheet या फिर shield of earth at troposphere layer। ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर थोड़ा सा एनवायरनमेंट जाके इसके चारों तरफ एक लेयर है, एक कवरिंग, एक शील्ड है, ठीक है, इस शील्ड को हम ओजोन कह रहे हैं।
ये जो ओजोन है ये आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के, जो ऑक्सीजन का एटम है उसी से बनता है। इसको आप डाई एटमिक ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हो, क्योंकि ये ऑक्सीजन के 3 एटम से बनता है। ठीक है, तो इट इज अ डाई एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, डाई एटम ऑफ ऑक्सीजन आप लिख सकते हो, दैट इज O3। ठीक है, तो अब ये ओजोन लेयर का मेन फंक्शन क्या होता है? इट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये आपका सन है, सॉरी ये सन है। सन से जो रेडिएशंस आती है, उन रेडिएशंस में कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी होती हैं। ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं ये अगर अर्थ सरफेस पे आते हैं तो अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी जीन्स वगैरह है उनके अंदर म्यूटेशन करके उसके हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या होता है आपका कि स्किन कैंसर, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है या फिर प्लांट्स वगैरह है उनमें भी म्यूटेशंस हो जाती हैं। तो ह्यूमंस के अंदर स्किन कैंसर्स हो जाते हैं, कैंसर्स हैं, आई कंजक्टिवाइटा है, आई कंजक्टिवाइटा। ये क्या होता है? जो आंखों में पीलापन आ जाता है उसमें इशू हो जाता है, उसको आई कंजक्टिवाइटा कहते हैं। एंड देयर आर लॉट मोर इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो ये आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंचने देता, क्योंकि ये लेयर इसको एब्जॉर्व कर लेती है। अब देखो कैसे एब्जॉर्व कर लेती है। आपको पता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो होता ही है, तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्व करके, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी बहुत होती है, ये आपका एटॉमिक ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है फिर ये दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर ये ट्राई एटम ऑफ ऑक्सीजन बना देता है, O3 बना देता है। इसी को हम कहते हैं ओजोन। एंड इट इज़ वेरी पॉइजनस। ये बहुत पॉइजनस होती है, लेकिन ये हम लोगों के लिए अच्छी है क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ सरफेस तक नहीं आने देती है। ठीक है, इट इज़ नॉट सपोर्टर ऑफ लाइफ। जैसे हमारा ऑक्सीजन है, इट इज सपोर्टर ऑफ लाइफ। हमें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन इनहेल करना पड़ता है, जबकि ये ओजोन है ये हार्मफुल गैस है। अगर वेरी पॉइजनस गैस है ये, अगर इसको हम इनहेल कर लें तो वी विल डाई इन फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, बट नाउ अ डेज बिकॉज ऑफ सम गैसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कुछ गैसेस होती हैं जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये गैसेस हैं, ये रेफ्रिजरेटर्स, एसी, एरोसॉल्स वगैरह से प्रोड्यूस होती हैं। ध्यान रख लेना, एसी, रेफ्रिजरेटर, एरोसॉल्स स्प्रे से क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस होती है। ये गैसेस क्या करती हैं? इस ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं, उसको थिन करती हैं। डिप्लीट करने का मतलब है थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। कैसे डिप्लीट करती हैं? इसका जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है वो ओजोन लेयर के साथ बाइंड कर देता है, ओजोन मॉलिक्यूल के O3 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर देता है और परमानेंटली इसको बाइंड करके रख लेता है, उसको दोबारा से भी ये बनने नहीं देता। इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसका जो क्लोरीन एटम है वो ओजोन लेयर के O3 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा और परमानेंटली उसको ब्रेक कर देगा। ये रिवर्सिबल भी नहीं होता कि वो दोबारा वहाँ पे बन जाए। नाउअडेज बिकॉज आपको पता है एडवांसमेंट है, डेवलपमेंट है, सब जगह पे रेफ्रिजरेशन का यूज़ हो रहा था, तो ये ओजोन लेयर डिप्लीट होने लगी थी कहीं कहीं से। जैसे अंटार्कटिक एरिया है वहाँ से थिनिंग हो गई थी ओजोन लेयर की। अब इसको रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल आया in 1987। 1987 में यूएनईपी होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये एसोसिएशन है, इसने 1987 में जो सारी कंट्रीज थी उनके यहाँ पे ये कंडीशन रखी, ये एग्रीमेंट रखा कि जो CFCs का एमिशन है वो 1986 के बराबर पहुँचना चाहिए। मतलब 1986 में जितना क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एमिशन हुआ था, जितना उतना रिलीज हुआ था, तो नेक्स्ट ईयर्स में भी हमें उतने बराबर ले जाना है, पुराना कम करना है। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट को सक्सेसफुली उन्होंने
एग्री करवाया सारी कंट्रीज से एंड फ्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का कंसंट्रेशन कम हो गया। इसके अलावा जितनी भी नाउअडेज ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैज टू मेक द रेफ्रिजरेटर फ्री फ्रॉम CFCs। आज के टाइम पे जितनी भी रेफ्रिजरेशन बनाने वाली, जितनी भी फ्रिज बनाने वाली कंपनी है, वो सब ऐसी इस टेक्नोलॉजी से फ्रिज बनाती है कि उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एमिशन नहीं होता। ये हो गया अबाउट ओजोन। एंड द लास्ट टॉपिक इज इन आवर NCERT इज गार्बेज मैनेजमेंट। गार्बेज क्या होता है आप सबको पता है, द सॉलिड वेस्ट ऑफ हाउस, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल। जो भी घरों का, हॉस्पिटलों का सॉलिड वेस्ट होता है उसको हम गार्बेज कहते हैं। ऑफ हाउसेस, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज, सबका जो सॉलिड वेस्ट है उसको गार्बेज कहते हैं। और आपको पता है बहुत ज़्यादा गार्बेज हम रिलीज करते हैं। तो इतना ज़्यादा गार्बेज है तो उसको हमने कैसे मैनेज करना है वो हमारा टॉपिक है। तो गार्बेज मैनेज करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। उससे पहले, मैनेजमेंट करने से पहले हम दो टर्म जानेंगे। वन इज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। नाम से क्लियर है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायो मीन्स लिविंग, डिग्रेड मीन्स जो ब्रेक हो जाए सिंपलर फॉर्म में। तो व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस? दोज सब्सटेंसेस व्हिच कैन ब्रेक फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर फॉर्म बाय डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स आपके फंजाई प्रोटोजोन्स है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। उनकी हेल्प से जो सब्सटेंसेस सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या ब्रेक हो जाए एंड दे गेट इनटू द सॉइल, उनको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। दे आर नॉन टॉक्सिक। इसके एग्जाम्पल्स में आपका आ जाएगा फॉलन लीव्स, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट या ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस उसके अपोजिट हैं, वो चीज़ें, वो सब्सटेंसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्ट करने पे भी डिग्रेड नहीं होती सिंपलर फॉर्म में या टूटती नहीं है, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे कि मेटल है, आपका ग्लास है, ठीक है, या फिर एनीथिंग, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है। अब हमें देखना है गार्बेज को हमें कैसे मैनेज करना है। तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले जो गार्बेज है उसको हम सेपरेट कर लेंगे इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। जो बायोडिग्रेडेबल है दे कैन डिग्रेडेड एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, उसको हम मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को। एंड वी कैन मेक कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है? मैन्योर होता है जिसको हम फील्ड्स में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, गार्बेज को मैनेज करने के लिए हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में उसको कन्वर्ट कर देंगे। जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है उससे हम कंपोस्ट या फिर मैन्योर बना लेंगे। दूसरा क्या है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है उसमें भी वो सारी चीज़ें जिनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं या रिसाइकल कर सकते हैं या रीडिस्कवर कर सकते हैं, उनको हम सेपरेट कर लेंगे। रीयूज़ जिसको करना है उसको हम दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। जैसे कोई हमारा प्लास्टिक का मग है, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लास्टिक के मग में हम कोई प्लांट उगा देंगे, तो उसको हमने रीडिस्कवर कर लिया। या हमारा कोई आपका प्लास्टिक का जार है, बॉटल है, उसमें हमने कुछ और स्टोर करके रख लिया, उसको हमने रीयूज़ कर लिया। ये मेथड अपनाएंगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मेथड, लैंडफिल मेथड। लैंडफिल मेथड में क्या होता है कि जो ऐसा वेस्ट है जिसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं। वी dug a very big pit and we collect all the garbage in it. After the filling of that pit, we cover that pit with the soil and make it a park or garden. ठीक है, क्या होता है कि हमने कचरा, एक बड़ा सा गड्ढा खोदा, उसमें हम कचरा भरते गए मीन्स गार्बेज इकट्ठा करते गए। जब वो पूरी तरीके से भर जाए या उसमें बीच में सॉइल को से हम कवर कर देंगे, उसको पूरे को सॉइल से कवर कर देंगे और उसको लैंड में, उसको पार्क में हम कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट है इंसिनरेशन मेथड। इंसिनरेशन मेथड क्या होता है? इंसिनरेशन मेथड क्या होता है
ये एक मशीन होती है, इंसिनरेटर इसको कहते हैं। इसमें हम बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको हम ऐश में कन्वर्ट कर देते हैं। इंसिनरेटर एक मशीन होती है जिसमें अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस पे जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको हम ऐश में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज वन मेथड, लैंडफिल इज अनदर मेथड, मेकिंग कंपोज इज अनदर मेथड, रीयूज, रिसाइकल, रीडिस्कवर इज द अदर मेथड टू गेट रीड ऑफ द गार्बेज। ठीक है, एंड लास्ट एक आपकी एक्टिविटी में दे रखी है यूज ऑफ कुल्लर्स। आपके जब ट्रेन्स में सबसे पहले हाइजीन को लेके मीन्स देयर शुड बी प्रॉपर हाइजीन की वजह से वहाँ पे प्लास्टिक के कप्स बनाए गए थे जिसमें टी को सर्व किया जाता था। लेकिन प्लास्टिक आपको पता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है एंड इट इज़ नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। उसको रिप्लेस करने के बाद गवर्नमेंट ने कुल्लर सिस्टम स्टार्ट किया। जो कुल्लर्स होते थे, कुल्लर्स के अंदर वो चाय सर्व करी जाती थी। लेकिन कुल्लर से क्या है कि कुल्लर बनाने के लिए सॉइल चाहिए होता था। ज़्यादा से ज़्यादा कुल्लर बनाने के लिए जो फर्टाइल टॉप सॉइल है उसको रिमूव करने लगे। ये भी एक प्रॉब्लम है, इससे भी सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है। तो लास्टली नाउ डेज द पेपर कप्स आर यूज टू सर्व द टी इन ट्रेन एंड ऑल। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट. We'll make one more video about this chapter and we'll cover all the question answers of this chapter in that video. Thank you.